सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी चल रही है यूनिट 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। अब उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ आगे के टर्म्स, कुछ आगे के ऐसे टॉपिक्स जो इन डिफरेंस कर्व तक पहुंचने से पहले समझने बहुत जरूरी है। तो चलिए लगाइए अपनी अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शिफ्ट इन बजट लाइन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजट लाइन का एक इंट्रोडक्शन दिया था कि बजट लाइन क्या होती है। देखो, बजट लाइन होती है जो ये बताती है कि गिवन इनकम के अंदर, कि मान लो हमने आपको 40 रुपए दिए। जैसे याद है हमारा भोला भाला राजू, लास्ट क्लास में उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसकी मम्मी ने उसको कहा कि ये लो राजू 40 रुपए और जो खाकर आना है खाओ, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं आज कुछ नहीं बना पाऊंगी। तो वहीं पर राजू वो 40 रुपए लेकर चल दिया बाजार के अंदर। उसे बर्गर भी खाना था, उसे आइसक्रीम भी खानी थी, दोनों 10-10 रुपए के थे। तो यहाँ वो बैठ कर हिसाब लगा रहा है कि इस 40 रुपए के अंदर कितने बर्गर और कितनी आइसक्रीम आ सकती हैं, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि किसकी कितनी क्वांटिटी। पर वो सब कुछ उसके बजट के अंदर था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा बजट चेंज हो जाता है। हमारा बजट कब चेंज हो सकता है? जब या तो हमारे हाथ में जो पैसा आया है वो बदल जाए, यानी कि हमने जब राजू के हाथ में 40 रुपए दिए, या तो वो 40 रुपए से और बढ़ा दिए जाए या 40 रुपए से कम कर दिए जाए, तो राजू को फर्क पड़ेगा। तो राजू बर्गर की या तो ज्यादा क्वांटिटी, आइसक्रीम की ज्यादा क्वांटिटी या कुछ क्वांटिटीज कम खा पाएगा, है ना। डिपेंड करता है कि बजट बढ़ाया गया है या घटाया गया है। तो पहला रीजन तो ये है कि कब आपका बजट चेंज होता है, जब आपके हाथ का पैसा बदलता है ना। या तो वो पैसा बढ़ा दिया जाए या वो पैसा घटा दिया जाए। बट अगर मैं कहूं कि मैं पैसा तो चेंज नहीं करूंगी, लेकिन तब भी तुम्हारे बजट पर फर्क तो जरूर पड़ेगा। तब भी तुम्हारी जो क्वांटिटीज है वो चेंज की जा सकती है। तो वो दूसरा रीजन क्या होगा? अगर मैं जो कमोडिटी तुम खरीदने के लिए जा रहे हो उन्हीं की प्राइस चेंज कर दूं, तो या तो मैं प्राइस बढ़ा दूं या मैं प्राइस घटा दूं, तो भी तो आपके बजट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो बस यही चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है शिफ्ट इन बजट लाइन के अंदर। तो देखिए जरा, a budget line shifts whenever there is a change in consumers income। एक बजट लाइन तब चेंज होती है जब या तो एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया हो या फिर किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ गया हो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा बजट है या हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर गई है। ठीक है, तो देखिए जरा कितने तरीके की बजट लाइन की शिफ्टिंग होती है वो समझते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस सब चीजों को पढ़ाने से भी पहले मैं आपको यहाँ पर बजट लाइन शिफ्ट करके बताती हूँ। पहले हम एक नॉर्मल बजट लाइन बनाते हैं जो अब तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी। ठीक है, देखो जरा, तो पहले हम यहाँ पर सारी चीजों को लेबल करते हुए लिख लेते हैं। यहाँ आपके पास गुड एक्स है, यहाँ आपके पास गुड वाई है। दो कमोडिटीज आप लोग यहाँ खरीदने जा रहे हो। ये थी आपकी बजट लाइन। ठीक है बेटा, ये आपकी बजट लाइन है। अब शिफ्ट करने का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं बजट लाइन को शिफ्ट कर रही हूँ तो शिफ्ट करने का मतलब है, जैसे कि आप लोग पीपीसी वगैरह में भी अब तक सीखते हुए आए हो कि शिफ्ट कैसा होगा, या तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन चाहे राइट वर्ड हो चाहे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो, एक बात आपको समझनी है। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर मैं इस बजट लाइन को बाहर की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, आउटवर्ड शिफ्ट या राइट वर्ड शिफ्ट जिसे आप कहते हो। ये देखो, मैंने इस बजट लाइन को शिफ्ट किया। शिफ्ट का तो मतलब ये होता है ना कि यहाँ से उठाकर हमने यहाँ रख दिया। तो ये बजट लाइन आपकी शिफ्ट हुई है और एक ही नई बजट लाइन बनी है। देखो, लॉजिकली समझना चीज को, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बजट लाइन को जब आपने शिफ्ट किया आउटवर्ड, आउटवर्ड या जिसको हम लोग यहाँ पर नाम क्या देंगे, राइट वर्ड। हम तो यहाँ पर अपने इकोनॉमिक्स वाले लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं, राइट वर्ड। जब भी आपकी बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो उसमें आप एक सिनारियो देखो कि क्या हुआ है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो ओबी से लेकर ओबी डैश तक पहुंच गई है ना। ओबी से लेकर ओबी डैश तक पहुंच गई है, यानी कि इतने से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, इतने से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। कौन से गुड की? गुड एक्स की। कौन से गुड की बेटा? गुड एक्स की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। ठीक, यही चीज अब आप यहां पर भी देखो कि आप
पहले ओ ए क्वांटिटी पे थे, अब ओ ए डैश क्वांटिटी पर आप पहुंच गए हो, तो इसका मतलब गुड वाई की भी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। तो एक बात तो तय है, जब जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट इस बात को इंडिकेट करता होगा कि दोनों ही गुड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, दोनों ही गुड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी अगर आपने राइटवर्ड शिफ्ट ले लिया तो। अब बेटा क्वांटिटी इंक्रीज कब हो सकती है? अब क्वांटिटी इंक्रीज होने के देखो रीजन क्या है, या तो इनकम बढ़ जाए, है ना, या तो सीधे सीधे आपकी मनी इनकम बढ़ जाए, आपके हाथ का जो पैसा है वो बदल गया तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, या फिर दोनों ही कमोडिटी की प्राइसेस जो है, प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, वो आपकी क्या हो जाए, फॉल हो जाए। क्योंकि देखो हम लोग ये कहते हैं ना कि जब सामान सस्ता होता है तब आप ज्यादा खरीद पाओगे। एक पेन आपके पास 10 रुपए थे, एक पेन 10 रुपए का ही है तो आप एक ही क्वांटिटी खरीद पाए। अब मैंने क्या किया, उस पेन की कीमत घटा के 5 रुपए कर दी, तो उसी 10 रुपए में आप 2 क्वांटिटी खरीद पाओगे उस पेन की। तो यही तो है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि दोनों गुड की क्वांटिटी कब इंक्रीज हो पाएगी, उसके रीजन आ गए आपके सामने, या तो इनकम बढ़ जाए या दोनों गुड्स की जो प्राइसेस है वो फॉल हो जाए, तभी पॉसिबिलिटी आएगी कि आपकी जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो पाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल लॉजिकली मैंने आपको ये बात बताई कि बजट लाइन शिफ्ट कब करेगी। दो ही केस हो सकते हैं बजट लाइन के शिफ्ट करने के, इनकम का चेंज होना, प्राइस का चेंज होना गुड्स की, ठीक है, इनकम का चेंज होना और गुड्स के प्राइस का चेंज होना। लेकिन हमें ये पता लगाना है कब कहाँ कौन सा रीजन फिट बैठेगा। तो आपको सिर्फ इतना पता है कि शिफ्ट तो दो ही होते हैं, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, हमने पहले कॉन्सिक्वेंसेज देखे फिर हमने रीजन निकाले हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज ये निकले कि गुड्स की क्वांटिटी बढ़ गई है दोनों की, और दोनों की क्वांटिटी का बढ़ना इस चीज को सिंबलाइज करता है कि भाई देखो या तो अपनी इनकम बढ़ाओ, ठीक है, या सीधी सी बात है दोनों गुड्स की प्राइस को घटा दो, तो ये हो पाएगा। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसी तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखते हैं, आ जाओ लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे। अब फिर से बनाते हैं बजट लाइन, और मैं कहूंगी आप भी मेरे साथ बनाओ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी बनाना अच्छे से, खुली खुली सी, ताकि आप अच्छे से चेंज को रिफ्लेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो बनाते हैं पहले बजट लाइन। ये लो ए और बी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बेटा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये लो, अब मैं इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही हूं। अब जब मैंने इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, ए डैश और बी डैश नाम दिया, ये गुड एक्स था और ये गुड वाई। अब आप अगर देखो कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते क्या हुआ कि हम पहले कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे थे, ओ बी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे थे, लेकिन अब ओ बी डैश क्वांटिटी ही कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स इतने से जो क्वांटिटी है गुड एक्स की वो फॉल हो गई है, यहाँ गुड एक्स की जो क्वांटिटी है वो फॉल हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो कि कहाँ हम पहले ओ ए क्वांटिटी ले पा रहे थे, अब ओ ए डैश क्वांटिटी ले रहे हैं, यानी कि गुड वाई की भी जो क्वांटिटी है वो फॉल हो गई है। यानी कि अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है आपकी बजट लाइन, अब इसको आप कौन सी शिफ्ट मानते हो, ये कौन सी शिफ्ट होती है, ये होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट एक बात इंडिकेट कर रही है कि जब भी आपकी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो इसका मतलब आप दोनों गुड्स की कम क्वांटिटी खरीद पाओगे। अब ऐसा कब होगा, अब ऐसे उसके रीजन क्या हो सकते हैं कि या तो आपकी इनकम कम कर दी गई, या तो आपके हाथ से पैसा ले लिया गया है इसलिए आप क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हो, या फिर दोनों कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, वो क्या हो चुकी हैं, वो इंक्रीज हो गई है, महंगी हो गई है। दोनों गुड्स जो है वो आपके लिए महंगे हो गए इसलिए आप कम खरीद पा रहे हो। तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगी, बजट लाइन समझ में आ गया, दोनों के क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे वो आपको समझ में आ गया कि लेफ्टवर्ड हो रहा है तो उससे क्या हो पा रहा है, राइटवर्ड हो रहा है तो उससे क्या हो पा रहा है। ठीक है, चलो अब एक बार जाके वहां पे पढ़ के आते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो, अ बजट लाइन शिफ्ट्स टू द राइट आउटवर्ड व्हेन द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर इंक्रीज। देखो, आप राइटवर्ड तभी इसको कर पाओगे जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। अब खरीदने की क्षमता आपकी दो ही केस में बढ़ सकती है, या तो आपकी इनकम बढ़ जाए, प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे, इनकम बढ़ा दी हमने, या डिक्रीज कर दी प्राइसेस ऑफ
वन और बोथ द गुड्स। अभी मैं आपको ये कहूंगी कि आपने वन नहीं याद रखना, आपने बोथ याद रखना है। उसका रीजन मैं अभी आपको समझाऊंगी कि क्यों क्यों मैंने वन यहां से हटवाया आपसे। प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स अभी आप ध्यान रखेंगे, इनकम जो है आपकी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो वही दो रीजन आ गए आपके सामने। चलो अब इफेक्ट क्या था भाई, देखो कंज्यूमर ज्यादा यूनिट खरीद पाएगा दोनों गुड्स की अगर आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जैसे कि देखो अगर हमने किसी कंज्यूमर की इनकम 100 से 150 की कर दी, या कोई कंज्यूमर पिज्जा या कोल्ड कॉफी ले रहा था, हमने उसकी प्राइस चेंज नहीं करी लेकिन उसकी इनकम बढ़ा दी, तो डेफिनेटली अब वो उन्हीं कमोडिटीज की ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा। क्यों? उसकी हाथ का पैसा बढ़ गया, उसकी परचेसिंग पावर यहाँ पर बढ़ चुकी है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं एक बार फिर से। मैं लेबलिंग नहीं कर रही हूँ, अब वो चीज आप खुद करेंगे। मैंने एक बार बता दिया आपको, ये हमारी बजट लाइन हो गई। अगर हमें राइट वर्ड शिफ्ट करना है तो राइट वर्ड शिफ्ट किस साइड होगा? राइट वर्ड शिफ्ट इस साइड होगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्वांटिटी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब क्या हो, जब या तो इनकम बढ़ जाए या प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स डिक्रीज हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जो हम पढ़ के आए, देखो क्या लिखा हुआ है। अब बजट लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट यानी कि इनवर्ड व्हेन द कंज्यूमर परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। अब वहीं पे अगर आपकी परचेसिंग पावर डिक्रीज कर जाती है तो आप लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाओगे। अब रीजन क्या है? या तो आपके हाथ से पैसा छीन लिया गया भाई, कम कर दिया उस पैसे को, डिक्रीज कर दिया आपकी इनकम, प्राइस को चेंज नहीं किया लेकिन इनकम कम कर दी आपकी, तो आपको फर्क पड़ेगा। या हमने दोनों गुड्स की जो प्राइसेस हैं उनको यहाँ पर बढ़ा दिया है। बोथ द गुड्स याद रखना है आपको कि हमने दोनों गुड्स की प्राइसेस को बढ़ा दिया है, ठीक है। इफेक्ट ये रहेगा कि जब पैसा छीन लिया जाएगा या फिर आपसे प्राइसेस बढ़ा दी जाएंगी, गुड्स की सामान महंगा कर दिया जाएगा, तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो आपकी ज्यादा सामान खरीदने की जो क्षमता है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि वही वहां पर तुमने 100 से 150 करी थी इनकम, यहाँ तुम 100 से 70 कर रहे हो, प्राइस तुमने नहीं बदली, लेकिन तब भी तो हम क्वांटिटी अब कम खरीद पाएंगे ना, क्योंकि 100 रुपए में जो सामान आ सकता था अब वो 70 रुपए में नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्राइस में भी तो कोई बदलाव नहीं आया, प्राइस तो उतनी रह गई। तो अब हमें कम क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाती है? लेफ्ट वर्ड। डायग्राम अब आप खुद बनाएंगे, मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में जहां पर आपकी बजट लाइन शिफ्ट नहीं करेगी बल्कि रोटेट करेगी। अभी पीछे जो हमने यहाँ पर शिफ्टिंग पढ़ी बजट लाइन की, उसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट तब कर रही है जब दोनों कमोडिटीज की क्वांटिटी चेंज हो रही है, चाहे गुड एक्स है चाहे गुड वाई। आपने देखा या तो दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज हुई या दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज हुई, बट चेंजेस दोनों गुड्स में आ रहे थे। रोटेशन लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब चेंज किसी भी एक गुड के अंदर आ रहा हो, चाहे वो गुड एक्स हो चाहे वो गुड वाई हो। अगर चेंज सिर्फ एक गुड के अंदर आ रहा है तो वहीं पर आपको आपकी बजट लाइन रोटेट होती हुई दिखेगी। कैसे? चलिए देखते हैं। So when the price of only the one commodity changes while the income and the price of other commodity remain constant, the budget line rotates instead of shifting the parallelly. सिंपल सी बात है कि अगर हमने इनकम भी चेंज नहीं करी और किसी एक कमोडिटी की प्राइस को अगर हमने चेंज कर दिया तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी गुड पर आएगा जिसकी प्राइस के अंदर चेंजेस आए होंगे। तो इन दैट केस जो आपकी बजट लाइन है वो वहां पर शिफ्ट नहीं रोटेट करेगी। चलो देखते हैं कैसे। देखिए 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 देखिए, चलो अब इसको देखते हैं जरा एक डायग्राम से। सबसे पहले हमने अपनी ओरिजिनल बजट लाइन ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। हम कलर लेते हैं येलो, ये बन जाता है अपने आप ही व्हाइट। अब ये भी जादुई है भाई, ये जादुई बोर्ड है, ये अपने हिसाब से रंग बदलता है, अपने हिसाब से रंग बदलता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमने बजट लाइन बना ली अपनी ए बी, ठीक है। मैं कह रही हूं कि गुड एक्स की जो प्राइस है वो कम हो गई है। अगर गुड एक्स की प्राइस कम हो गई है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी। यानी कि अगर गुड एक्स सस्ता हो गया है तो लोग उसकी ज्यादा क्वांटिटी अब खरीद पाएंगे। बट वहीं पर गुड वाई की क्वांटिटी प्राइस यानी कि जो प्राइस है, चलो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। गुड वाई की प्राइस के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। तो सिंपल सी बात, हम लोग यहाँ पर गुड एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग यहाँ पर गुड वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गुड वाई की प्राइस में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है तो दैट मीन्स उसकी क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं आया होगा।
तो मुझे उसकी क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं करनी, लेकिन गुड एक्स की प्राइस कम हो जाने की वजह से उसकी क्वांटिटी जरूर बढ़ जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं आप उसकी क्वांटिटी को यहां पर देखेंगे आगे की तरफ बढ़ता हुआ। तो आपकी जो बजट लाइन है ना, आपकी जो बजट लाइन है बेटा, वो कहाँ शिफ्ट करेगी? इट शिफ्ट, आपकी जो बजट लाइन है वो कहाँ रोटेट करेगी? वो रोटेट करेगी राइटवर्ड्स। सिर्फ रोटेशन होगा, सिर्फ रोटेशन। तो रोटेशन के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर गुड एक्स की प्राइस कम हो जाने की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज होता हुआ दिखाना है। हमें गुड वाई की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना, गुड वाई की क्वांटिटी इतनी रहेगी। तो यहां से आप अपनी बजट लाइन को इस तरीके से रोटेट करेंगे, सिर्फ रोटेशन दिखाना है। ये पॉइंट सेम है, इसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, आपने सिर्फ रोटेशन करा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं तो लगभग इस तरीके से आपकी, मान लो इस तरीके से आपकी बजट लाइन है, तो ये ऐसे रोटेट हुई है। बस याद आ रहा है आपको, पीपीसी में भी आपने ऐसा बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से बजट लाइन को आपको रोटेट करना है। यही केस अगर मैं प्राइस जो है गुड एक्स की अगर वो बढ़ा दूं तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो यही रोटेशन इनवर्ड देखने को मिल जाएगी, यही रोटेशन आपको इनवर्ड देखने को मिल जाएगी। ये लो B2, यहाँ क्वांटिटी कम हो गई है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर भी सेम रहेगा, क्योंकि गुड वाई की क्वांटिटी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो चलो देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस, द कंज्यूमर कैन बाय मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, एक्स इंटरसेप्ट मूव्स आउटवर्ड, वाई इंटरसेप्ट रिमेन अनचेंज। ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट क्या है बेटा? ये जो मैंने यहाँ पर ये जो हमने बनाया ना, इसे इंटरसेप्ट कहा गया है। और ये जो हमने डॉटेड 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 रोटेशन करके यहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाया है, इस पॉइंट को इंटरसेप्ट यहाँ पर बोला गया कि कहाँ पर उसको जाके हमने कट किया है, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि क्योंकि अगर आप एक्स की प्राइस कम कर देते हो तो अब आप एक्स के ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर पाओगे, ज्यादा यूनिट खरीद पाओगे, क्योंकि आपके लिए वो सस्ता हो गया है। तो ऐसे में गुड एक्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लेकिन गुड वाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, अगर वहीं पे तुमने इंक्रीज कर दी क्वांटिटी, अगर तुमने वहीं पे प्राइस को बढ़ा दिया, तो प्राइस को बढ़ाने की वजह से क्या होगा? अब आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे। जब ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे तो आपको वहां पे जो रोटेशन है वो लेफ्टवर्ड करना पड़ेगा, यानी कि इनवर्ड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा कि गुड एक्स की क्वांटिटी तो डिक्रीज हो गई है, वहीं पे गुड वाई की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब ये तो मैंने यहाँ पे गुड एक्स की बात करी, अगर मुझे यहीं पर गुड वाई की क्वांटिटी को चेंज करके दिखाना हो तो दोनों ही केसेस में, तो चलो मैं आपके लिए ये काम भी कर देती हूँ, ठीक है। तो पहले तो हमें सेम वही, हमने अपनी बजट लाइन बना ली है, ये रही बजट लाइन और ये रही एक बजट लाइन, ठीक है। दोनों बजट लाइन बन चुकी है। मैंने अब यहाँ पर आपसे बोला कि प्राइस जो है गुड वाई की वो इंक्रीज हो गई है, जिससे उसकी क्वांटिटी कम होगी। इधर मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ कि गुड वाई की जो प्राइस है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ गई है। पर किसकी क्वांटिटी को हम यहाँ पे अब चेंज करने जा रहे हैं? गुड वाई की, यानी कि एक्स की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा देखो जरा, यहाँ आ गया गुड एक्स, यहाँ पर भी गुड एक्स, यहाँ पे भी गुड वाई और यहाँ पर भी गुड वाई, ठीक है। अब क्योंकि गुड एक्स में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, गुड वाई की क्वांटिटी के लिए आपने बोला है कि वो कम होगी। अब गुड वाई की क्वांटिटी कम कहाँ होगी? इधर। अब इधर का मतलब है कि आपकी जो बजट लाइन है वो कहाँ शिफ्ट होगी? इनवर्ड रोटेट होगी। कहाँ रोटेट होगी? इनवर्ड। तो आपने इस तरीके से अपनी बजट लाइन को रोटेट कर दिया और ये नया पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिला, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गुड वाई की क्वांटिटी देखो यहाँ से डिक्रीज हो गई है, जबकि गुड एक्स की क्वांटिटी पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज नोन एज रोटेशन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आप कह रहे हो कि प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ गई है, तो क्वांटिटी लगभग मान लो यहाँ तक आपने बढ़ा दी। अब यहाँ तक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ये जो रोटेशन है ये किस साइड चलेगा? ये रोटेशन लेफ्ट राइटवर्ड चलेगा। ये रोटेशन किस वर्ड?
ये रोटेशन किस साइड चलेगा, राइटवर्ड चलेगा। तो ये देखो यहाँ पे भी गुड एक्स की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, जबकि गुड वाई की क्वांटिटी बढ़ गई। तो इसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ बजट। अब इतने सारे बेसिक टर्म्स को कवर करने के बाद अब बारी आती है इंडिफरेंस कर्व की। अगर हमें जे.आर. हिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझना है ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू, तो इंडिफरेंस कर्व उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही है उसका सुपर हीरो जो आपको ये समझाएगा कि इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर एक कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम में होता है, कहाँ मिलता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन समझते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पर आएंगे। देखो लिखा है इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व को बताया गया कि इंडिफरेंस कर्व एक इस तरीके का कर्व है जहां पर आपको दो गुड्स के कुछ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब चाहे आप उसमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, हर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे कि याद करो हमारा राजू, जब उसे भूख लग रही थी तो हमने उसको 40 रुपए दिए, वो बर्गर और कोल्ड कॉफी या आइसक्रीम खरीदने के लिए गया था। तो चाहे वहां पर उसने कितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए, 3 बर्गर 1 आइसक्रीम या फिर 2 बर्गर 2 आइसक्रीम, चाहे वो इसमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज करे, हर एक कॉम्बिनेशन उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में आप हो कि आपको हर एक कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो वो चीज डिफाइन की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक कॉम्बिनेशंस का डेटा दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर 5 कॉम्बिनेशंस हैं, 2 कमोडिटीज है हमारे साथ, पिज्जा और कोल्ड कॉफी। ठीक है, पिज्जा के साथ आप कोल्ड कॉफी लेकर बैठे हुए हो और कुछ कॉम्बिनेशंस है। पहला कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आपने एक पिज्जा खाया और 5 कप कोल्ड कॉफी पी। दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है कि आपने 2 पिज्जा खाए और 4 कप कोल्ड कॉफी पी। तीसरे कॉम्बिनेशन में 3 पिज्जा 3 कप कॉफी। चौथे कॉम्बिनेशन में 4 पिज्जा 2 कप कॉफी और 5वें कॉम्बिनेशन में 5 पिज्जा और 1 कप कोल्ड कॉफी। अब इंडिफरेंस कर्व ये कहता है कि इन पांचों कॉम्बिनेशन में चाहे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, कोई सा भी, आप इनडिफरेंट हो उसके लिए। देखो क्यों इसको इसलिए इंडिफरेंस कर्व कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर इनडिफरेंट हो गया टेस्ट के मामले में, यहाँ कंज्यूमर इनडिफरेंट हो गया सेटिस्फैक्शन के मामले में, कि आप चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो, सब पर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे आप कॉम्बिनेशन सी चूज करो, चाहे आप कॉम्बिनेशन ई चूज करो, इनडिफरेंस कर्व ये कहता है कि हर एक लेवल पर, हर एक कॉम्बिनेशन पर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल दिस कॉम्बिनेशंस लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व बिकॉज दे प्रोवाइड द इक्वल सेटिस्फैक्शन। अब ये इंडिफरेंस कर्व कैसा दिखता है, कैसा होता होगा ये, तो अब बहुत सारे ग्राफ बना चुकी हो तो इतना तो थोड़ा बहुत सीख ही गए होगे कि अब ग्राफ कैसे बनते हैं, है ना। तो चलो थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं बच्चे। ये वाला जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपके गुड एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली जो साइड है आपकी ये गुड वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे केस में गुड एक्स क्या है, हमारे केस में गुड एक्स है पिज्जा, और गुड वाई क्या है बच्चों, हमारे केस में गुड वाई है कोल्ड कॉफी। अब मुझे अगर ग्राफ में इन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करना है, इंडिफरेंस कर्व को शो करना है, तो बेटा इंडिफरेंस कर्व हमारा ना तो स्ट्रेट लाइन बनता है, ना ये पीपीसी जैसा कॉनकेव बनता है। बेटा इसकी शेप थोड़ी अलग ही होती है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इस इंडिफरेंस कर्व पे आप चाहे कितने भी पॉइंट्स लिख ले यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास 5 पॉइंट्स थे वहां पर, तो पांचों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करें, हर एक कॉम्बिनेशन आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। अब इसकी शेप कॉन्वेक्स क्यों है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये सारी कहानियां अभी हमें आकर पढ़नी है आगे जाके, लेकिन अभी फिलहाल हमें इतना समझना है कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो 2 कमोडिटीज के वो सारे कॉम्बिनेशंस को शो करेगा जहां पर मिलेगा आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि वहां पर जो हमारा कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट हो गया है, कि चाहे आप उसे कोई सा भी कॉम्बिनेशन पकड़ा दो, सेटिस्फैक्शन में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आया स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कि जब भी हम ये स्लोप की बात करते हैं तो ये स्लोप कहीं ना कहीं आपके उस कर्व की शेप को डिफाइन करता है। हम जब भी बोलते हैं कि हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमारा कर्व जो है वो कॉनकेव टू दी ओरिजिन है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, तो ये जो हम शेप बोल पा रहे हैं इस शेप के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन होता है। तो बेटा यहाँ पर जब आप स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक नाम बताती हूँ जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में आगे करने ही वाले हैं। उसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं MRS। ठीक है, तो जो भी हमारा इंडिफरेंस कर्व है अगर कभी भी उसके स्लोप की बात होगी तो हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि यही वो प्राणी है, यही है वो कॉन्सेप्ट जो ये बताता है कि क्यों इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। इसके नेचर की वजह से ही हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप लेता है। कैसे, बस अभी सारी कहानियां आप सुनने ही वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। The slope of indifference curve shows the rate at which the consumer is willing to sacrifice one good, at which the consumer is willing to sacrifice one good to obtain one additional unit of another good while maintaining the same level of satisfaction. Slope of indifference curve ये बताता है कि ये तो एक ऐसा रेट है कि जहां पर एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए किसी दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जिस रेट से वो सेक्रीफाइस कर रहा है और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उस रेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हटाना। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि जब भी आपको किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए आपने दूसरे की कितने यूनिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, उसी को यहाँ पर बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यही आपके इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को डिफाइन करता है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन गुड क्वांटिटी ऑफ गुड X अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड X, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड Y अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड X। अब आपको याद है ये चेंज हमें किस फॉर्म में देखना होता है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कि किसी की एक यूनिट को लेने के लिए आपने किसी दूसरे की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया। और याद करो ये सेम चीज MOC में भी तो पढ़कर आए हो ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बस कुछ कुछ वही वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नाम बदल गया है, काम बिल्कुल वही है यहाँ पर भी। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देखो। सपोज रिया जो है वो 2 पिज्जा और 4 कोल्ड कॉफी ले रही थी अब तक। ठीक है, अब उसने शिफ्ट किया, 3 पिज्जा कर लिए और कोल्ड कॉफी उसने 3 कर ली। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पिज्जा की क्वांटिटी बढ़ गई, पिज्जा की एक एडिशनल क्वांटिटी लेने के लिए उसे कोल्ड कॉफी की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ गया। तो अब अगर मुझे यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करना है तो बेटा कैसे कैलकुलेट होगा, कितने से सेक्रीफाइस करना पड़ा है, 1 से, और वहीं पे कितने का गेन हुआ है वो भी 1 से, तो 1 अपॉन 1, तो स्लोप क्या आ गया 1, कि किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए सेक्रीफाइस भी कितना जा रहा है, एक ही जा रहा है। तो ये इसके किसको डिफाइन करता है बेटा, स्लोप को डिफाइन करता है। ठीक है, अब इसका स्लोप ना बेटा हमेशा नेगेटिव आता है। आपने देखा कि मैंने जब इंडिफरेंस कर्व बनाया, मैंने अभी जो इंडिफरेंस कर्व बनाया वो कैसे बनाया, हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया ऐसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी याद करो तुम्हें कितनी बार मैं ये बात बताती चली आ रही हूं कि जब भी 2 चीजों के बीच में आपको नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो वहां हमेशा आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डाउनवर्ड का मतलब है कि वो नेगेटिवली स्लोप कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो स्लोप है वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ गेन अगर कर रहे हो तो एट द सेम टाइम आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। ठीक है,
सो कंज्यूमर वांट्स टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि क्योंकि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, सो इफ द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड मस्ट डिक्रीज। तो एक कमोडिटी की कुछ यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से भी इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है आपका, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो ये बात भी समझ आ गई। अब ये जो इतना बड़ा डिस्कशन चल रहा है ये किस चीज के ऊपर चल रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो हिंट तो हमें मिल ही गया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं इसको। तो देखो बच्चे, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच, देखो पीछे हम सेम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, at which the consumer is willing to sacrifice one good in exchange of one additional unit of other good while maintaining the same level of satisfaction। तो वही वाली बात आ गई कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि जिस रेट पर हम किसी की एक एडिशनल यूनिट को लेने के लिए दूसरे के यूनिट को सेक्रीफाइस कर देते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। तो हमें कैसा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप हमें कॉन्वेक्स देखने को मिल रही है। वो कौन से नेचर की वजह से देखने को मिल रही है, ये डिमिनिश होगा तब, ये इंक्रीज होगा तब, या ये कांस्टेंट होगा तब। तो अभी वो कहानी हमें जाननी बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, अभी इसको हम बाद में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें ये समझना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा अगर इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स आएगी। तो बेटा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जो शेप आती है इंडिफरेंस कर्व की वो आती है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जैसे जैसे हम अपने कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो फॉल होता चला जाता है। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉल होना क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में मान लो आपके पास 15 पिज्जा है लेकिन आपके पास 5 आइसक्रीम है। मान लो 15 पिज्जा और 5 आइसक्रीम है। मैंने कहा कि बताओ किसकी यूनिट आपको बढ़ानी है, आपने कहा डेफिनेटली हमारे पास आइसक्रीम कम है तो हम आइसक्रीम की यूनिट को बढ़ाना चाहेंगे। तो आइसक्रीम की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए मैंने कहा पिज्जा की कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर दोगे, आपने कहा हम पिज्जा की 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर देंगे। तो आपने यहाँ पर पिज्जा को 10 यूनिट तक लेकर आ गए आप। उसके बाद आइसक्रीम की एक और यूनिट को बढ़ाने के लिए मैंने कहा अब पिज्जा की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करोगे, आपने कहा अब हम पिज्जा की 4 यूनिट को सेक्रीफाइस कर देंगे। पर अब धीरे धीरे देखेंगे कि किसी दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए जहां पहले आप बहुत ज्यादा यूनिट का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, अब आप उतना ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके पास दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट आने लगी है। और वही जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की हम यूनिट को कंज्यूम करने लगते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है, वही हमारा लॉ अप्लाई होने लग जाता है हर जगह पर आकर, फिर वही वाला। तो आप जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे पहले आपके पास, क्योंकि पिज्जा बहुत ज्यादा था, ऐसा होता है ना कि जो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा होता है उसकी कदर नहीं होती और जो चीज कम होती है उसी की हम लोग कदर करना पसंद करते हैं। तो ये तो नेचुरल फैक्ट हो गया है कि पहले आपके पास 15 पिज्जा थे लेकिन उसके कंपैरिजन में आइसक्रीम 5 थी। तो जब किसी ने आपसे कहा कि एक आइसक्रीम अगर आपको लेनी है तो आपको पिज्जा की इतनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो आप रेडी थे, आप पिज्जा की ज्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी थे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वहां पर आइसक्रीम कम दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपके पास आइसक्रीम का भी स्टॉक होना शुरू हो गया तो उस टाइम पर अगर आपसे कोई पिज्जा की एक्स्ट्रा यूनिट कह रहा है कि और ज्यादा सेक्रीफाइस करो, तो वहां आप और ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके पास पिज्जा के कंपैरिजन में आइसक्रीम का भी स्टॉक बढ़ने लगा है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंजप्शन में आगे बढ़ते चले जाते हो आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी फॉल होना शुरू हो जाता है। आप बहुत ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करना पसंद नहीं करते टू गेन सम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूशन का रेट कम होने लग जाता है लगातार, तो इसीलिए जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हमको शो होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर भी कुछ डिटेल लिखी हुई है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। The marginal rate of substitution is diminishing because as the consumer consume more units of one commodity, कि जब एक कंज्यूमर
किसी भी एक कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, और वही उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको कम होने लगता है, while the commodity being sacrificed becomes relatively more valuable। और जिस चीज को अब तुम सेक्रीफाइस कर रहे थे टू गेन सम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, वो तुम्हें अब ज्यादा वैल्यूएबल लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी यूनिट तुम ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुके हो। तो अब तुम्हें बुरा लगता है कि जब कोई तुमसे ये कहता है कि यार इसकी एक यूनिट के लिए इसकी 4 यूनिट देनी पड़ेगी, तो तुम मना करने की कोशिश करते हो कि नहीं भाई देखो 4 तो नहीं दे पाऊंगा, आप 2 यूनिट ले सकते हो मुझसे। तो यानी कि आप यहाँ कम सेक्रीफाइस करना चाहते हो अब, ताकि आप उसकी एडिशनल यूनिट को लेने के लिए आपको अपनी दूसरी यूनिट की कम यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़े। तो यहाँ आपका नेचर कैसा आ रहा है कि आप सब्स्टिट्यूशन के रेट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ठीक है, so therefore the consumer is willing to sacrifice smaller and smaller quantities of one good to obtain one additional unit of another goods। तो किसी भी दूसरी कमोडिटी के एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए हम कम से कम यूनिट को ही यहाँ पर सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फिर से क्या मेंटेन करना है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हमारी पहली यूनिट की कमी हो जाएगी तो हमें वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे, और इस टॉपिक को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना। 4 to 6 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी, इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिवली स्लोप। कि इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये बच्चा बता देगा, क्योंकि तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में इतना पढ़ लिया है कि तुम इस बात का जवाब दे सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात समझाई है कि इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि किसी भी एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए आप दूसरी कमोडिटी की यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है क्वांटिटीज के बीच में, और यही हमारे इंडिफरेंस कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि नेगेटिवली स्लोप बनाता है। सो एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड from left to right because if the consumer wants more of one commodity, he must give up some quantity of another commodity to maintain the same level of satisfaction। तो एक की यूनिट को लेने के लिए दूसरी की यूनिट को गिव अप करना पड़ेगा, तभी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम आएगा। तो सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहेगा और एक गुड जो है वो कंपेंसेट करेगा हमारे दूसरे गुड को, और इसी वजह से हमारा आईसी कर्व क्या बनेगा बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी तो बहुत आसान। दूसरी प्रॉपर्टी, इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व जो होता है हमारा वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब इसके अंदर आपको ना डायग्राम भी बना के आना है। जब ये वाली प्रॉपर्टी आएगी तो एक बार डायग्राम बना के दिखा देना कि कॉन्वेक्स शेप क्या होती है। कॉन्वेक्स शेप ये होती है। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स शेप है ये क्यों देखने को मिलेगी, आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, जिसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी कमोडिटी के लिए, किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं, तो धीरे धीरे वो सेक्रीफाइस का जो रेट है वो भी हमारा कम होने लगता है, वो भी हमारा कम होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट लेते जा रहे हैं, अब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, और जो यूनिट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिस कमोडिटी को हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमारे लिए अब ज्यादा वैल्यूएबल होने लग गई है। इस वजह से धीरे धीरे जो सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो फॉल होने लगता है, और वो फॉल होता हुआ रेट हमारे इनडिफरेंस कर्व को क्या बना जाता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। So an indifference curve is convex to the origin due to marginal rate of substitution diminishes। क्योंकि marginal rate of substitution क्या करता है, diminish करता है। As the consumer gets more of one commodity, he is willing to sacrifice smaller quantities of the other commodity। So indifference curve is convex to the origin। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आंसर फ्रेम करे हैं कि आप बस ये सीधे लिख कर आ जाना, फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो दो प्रॉपर्टी हो गई, दो प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके थे। तीसरी प्रॉपर्टी को हमने ध्यान से समझना है। देखो, हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझना बच्चे। देखो जरा, यहां पर मैं आपके लिए पहले इंडिफरेंस कर्व बनाती हूँ। ये मैंने पहला इंडिफरेंस कर्व बनाया IC1। ठीक है,
फिर मैंने एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व बनाया IC2, फिर मैंने तीसरा इंडिफरेंस कर्व बनाया IC3, और ये अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पर प्लॉट कर रही हूँ इंडिफरेंस कर्व पे। IC1 पे A, IC2 पे B और IC3 पे C। अब प्रॉपर्टी ये कहती है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि आपका इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर 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 जाता रहेगा, सेटिस्फैक्शन का लेवल भी उतना बढ़ता चला जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो बेटा, ये जो कर्व है IC1, इसके ऊपर जितने भी बंडल्स होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, वो आपकी कहीं ना कहीं एक बजट को डिस्क्राइब करते होंगे। और अभी आप पीछे भी सीख कर आए हो कि जब भी हम किसी भी कर्व के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो आगे की तरफ शिफ्ट होना हमेशा क्वांटिटी को बढ़ाएगा। देखो बेटा, अगर मैं ए वाले पॉइंट की बात करूं तो ए वाले पॉइंट पे आप गुड एक्स की इतनी क्वांटिटी और गुड वाई की इतनी क्वांटिटी को कंज्यूम करते होगे, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट बी के अंदर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो पॉइंट बी के अंदर माना कि आप गुड वाई की तो इतनी ही क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन गुड एक्स की क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, तो पॉइंट सी में आप y की इतनी क्वांटिटी को कंज्यूम करोगे और x की इतनी क्वांटिटी को कंज्यूम करोगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व पे आगे जाते जा रहे हो, आपको कमोडिटीज की जो क्वांटिटी है, चाहे किसी केस में दोनों की क्वांटिटी बढ़ती हुई दिख रही है, किसी केस में एक कमोडिटी की भी क्वांटिटी बढ़ती हुई दिख रही है। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी कमोडिटीज की, उतना ही तो आपको सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगा। आज अगर आपको 5 बर्गर मिल रहे हैं तो आपका एक सेटिस्फैक्शन लेवल, कल को अगर आपको 10 बर्गर मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा ना। भाई हम तो लालची लोग हैं ना। एक कंज्यूमर कैसा होता है, कंज्यूमर तो लालची होता है, उसको तो तुम जितना दोगे उतना अच्छा है, उसको तो चाहिए ना कि तुम उसको ज्यादा क्वांटिटी दो। तो क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते जाते आपको क्वांटिटीज भी एक्स्ट्रा मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है दैट हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जितना आप इंडिफरेंस कर्व में आगे बढ़ते चले जाओगे आपको सेटिस्फैक्शन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। और आपको पता है इससे एक चीज और कंक्लूड होती है कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि IC1 है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर मैंने एक अनदर इंडिफरेंस कर्व बना दिया और उस पे एक पॉइंट बना दिया E, तो इसका और इसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम नहीं है। E पॉइंट पे जो मिलेगी आपको क्वांटिटी, वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगी एज कंपेयर टू ऑल दोस कॉम्बिनेशंस जो IC1 पर है, क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर है। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो अ कर्व लाइंग farther from the origin represent the higher level of satisfaction because it contains more of at least one commodity, क्योंकि डेफिनेटली उसमें किसी ना किसी एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल में है कि IC1 में तो 2 पिज्जा और 2 कोल्ड कॉफी है, लेकिन अगर IC2 पे जाओगे तो 4 पिज्जा और 4 कोल्ड कॉफी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली IC2 आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है इसकी, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत लॉजिकल और मैथमेटिकल पॉइंट है हमारा, ध्यान से समझना। मैं इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लो मेरा एक इंडिफरेंस कर्व है ये IC1, एक इंडिफरेंस कर्व मैंने यहाँ पे बना दिया IC2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मैं पॉइंट्स प्लॉट कर देती हूँ। एक पॉइंट है ये A, एक पॉइंट है यहाँ पर ये B, और एक पॉइंट हो गया बेटा हमारा यहाँ पर ये C, बनाते हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है बच्चे, ये पॉइंट हमारा C है, सॉरी B है, ये पॉइंट हमारा B हो गया, मैंने C ऑलरेडी वहां पे नेम दे दिया था, तो ये हमारा B पॉइंट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको, हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, विच मीन्स कि जो A है, जो A कॉम्बिनेशन है जो कि IC2 पर लाई करता है, वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू द पॉइंट ऑन IC1, है ना। IC1 पे जो पॉइंट C है हमारा, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, राइट। अब अगर मैं IC1 पे देखूं तो IC1 पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं,
बी और सी। तो दैट मीन्स बी जितना सेटिस्फैक्शन देता है सी भी उतना सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों IC1 पर ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में IC2 में चेक करूं तो IC2 पर भी 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं ए और बी, तो उन दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी सेम होगा क्योंकि वो दोनों के दोनों IC2 पे लाई कर रहे हैं। अब मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो A इज इक्वल्स टू बी और B इज इक्वल्स टू सी, तो विच मीन्स A इज इक्वल्स टू सी होगा, है ना। अगर A B के बराबर है और C भी B के बराबर है तो इसका मतलब A और C भी आपस में बराबर होने चाहिए एक दूसरे के। बट इज दिस पॉसिबल? अभी तो हमने यहाँ पर ये लिखी है कंडीशन, क्या ये पॉसिबल है कि A और C का दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल हो जाए? क्योंकि दोनों अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे है। और अभी हम ये ऊपर पढ़ के आए हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर दैट हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। तो ये रीजन है कि क्योंकि अगर हमने इंटरसेक्ट कर दिया तो इंटरसेक्ट करना हमारी एक प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, हमारी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसीलिए कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो अ कर्व लाइंग फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज इट कंटेन्स द मोर ऑफ एटलीस्ट वन कमोडिटी। तो सेम लाइन आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि जो भी आपका ओरिजिन से दूर बना होता है इंडिफरेंस कर्व वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा, और दोनों पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक पॉइंट पर नहीं मिल सकता क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ के आ चुके हैं जो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं जो मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाए, वही चीज यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया, चारों आपने समझ लिए, प्रॉपर्टीज अच्छे समझ ली। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझेंगे यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपने सब कुछ पढ़ लिया इंडिफरेंस कर्व के बारे में, अब सिर्फ हमें ये समझना है कि J.R. हिक्स ने अपनी ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से किस तरीके से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाई कर, किस तरीके से एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया, अब हम वो पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए मैं पहले आपको कुछ अजम्पशन की तरफ लेकर चलती हूँ जो ऊपर लिखी हुई थी बट हमने पढ़ी नहीं थी। अब बारी आ गई है उन अजम्पशन को पढ़ने की। तो देखो बच्चे, क्या अजम्पशन है? सबसे पहली अजम्पशन तो यही है कि हमारा कंज्यूमर रैशनल है। ठीक है, रैशनल कंज्यूमर मतलब हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। हम यहाँ पे दो ही कमोडिटीज की बात कर रहे हैं। दो कमोडिटीज से कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर दो कमोडिटीज की ही बात करेंगे कि हम दो कमोडिटीज को खरीद रहे होंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, यानी कि यहाँ हम सेटिस्फैक्शन को रैंक कर रहे हैं, मेजर नहीं कर रहे। कंसिस्टेंसी रहेगी, यानी कि कंज्यूमर की जो चॉइस है वो सेम है यहाँ पर हर कंडीशन के अंदर। ट्रांजिटिविटी होगी हमारी प्रेफरेंस, यहाँ पर ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि जो भी हमारी प्रेफरेंस है वो हमारी लॉजिकल है और कंसिस्टेंट रहेगी। नॉन सैटिएटी यानी कि मोर इज बेटर, यहाँ पर हमारा कंज्यूमर हमेशा इस पॉइंट पर होगा कि जितना ज्यादा मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा है, यानी कि वो कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहा, मतलब वो कम में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो हमेशा ज्यादा में ही सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर क्या होगा? फॉल ही होगा। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, चलो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर से। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही चूजेस द बेस्ट अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that gives him maximum satisfaction and he has no desire to change his consumption। उन्होंने कहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर उन्होंने दो कमोडिटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज किया है जिसमें उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और अब उनकी कोई डिजायर नहीं है कि वो अपने उस कंजप्शन को चेंज करना चाहे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे कि सपोज रिया के पास 200 रुपए हैं, वो पिज्जा और कोल्ड कॉफी पे उसको खर्च करना चाहती है, तो वो उसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करेगी अपनी गिवन इनकम की मदद से कि वहां पर उसको मिल रहा होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब वो सेटिस्फैक्शन उसे कहाँ मिलेगा? चलो उसकी कंडीशन पढ़ते हैं। तो कंडीशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, कि जो भी हमारे पास दो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे होंगे उनकी जो भी प्राइसेस होंगी उसका रेशो हमारे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर consumer is willing to substitute one good for another must be equal to the market rate at which the goods can be exchanged। वो कह रहे हैं कि एक कंज्यूमर जिस रेट पर एक गुड की एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए
दूसरे गुड की यूनिट को सेक्रीफाइस करना चाह रहा है, वो किस चीज के बराबर आ जानी चाहिए, वो उस कमोडिटी के प्राइस के रेशो के बराबर आ जाए, यानी कि जिस प्राइस पर हम उन कमोडिटीज को एक्सचेंज कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो उसके बराबर आ जाना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि MRS किसके बराबर हो, रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, चलो अब इक्वालिटी ही क्यों चाह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो कि वो प्राइसेस ऑफ रेशो के बराबर आना चाहिए। अगर मान लो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा है रेशो ऑफ प्राइसेस से, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को ज्यादा खरीदना चाहता है और वाई कमोडिटी को कम खरीदना चाहता है। तो ये क्या है, बेकार की बात है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन है हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो उस पॉइंट से क्या होना चाहिए, डिमिनिश होना चाहिए। डिमिनिश मतलब कि किसी भी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए जो हम दूसरी कमोडिटी की यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लगातार वो रेट अब आपका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो कमोडिटी अब वैल्यूएबल होनी शुरू हो जाएगी जिसको आप बार बार सेक्रीफाइस अब तक करते आ रहे थे। ठीक है, so the marginal rate of substitution must be diminishing. This means as the consumer consume more of good X, he is willing to sacrifice smaller quantity of good Y. कि X की एडिशनल यूनिट को लेने के लिए हम Y की यूनिट को सेक्रीफाइस तो करेंगे बट वो क्वांटिटी अब कम करना शुरू कर देंगे। बिकॉज ऑफ DMRS यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व बिकम्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इसी पॉइंट पर जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसी शेप शो करेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो हमारे इक्विलिब्रियम के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। तो दो चीजें आ गई हैं, एक तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइसेस ऑफ रेशियोज के बराबर आने चाहिए, दूसरा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होना चाहिए। इसका ग्राफिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना। एक लंबा चौड़ा सा मैं आपके सामने डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना गुड एक्स और यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना गुड वाई। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी एक बजट लाइन बनानी है, क्योंकि देखो बजट लाइन हम पढ़ के ही इसलिए आए हैं क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर है। तो ये हमारी एक बजट लाइन हो गई है। अब आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपने बनाना कैसे है, वो आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये। ठीक है, मैं आपके सामने एक बार और जरा इस बजट लाइन के साथ इंडिफरेंस कर्व को बनाना चाहूंगी। पहले आपने बजट लाइन बनाई, फिर आप एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये IC1। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ये IC1 को बजट लाइन को टच कराया है एक पॉइंट पे। आपको पता है इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जब कोई एक कर्व किसी लाइन को किसी एक पॉइंट पे टच करता है तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो यहाँ पर ये जो पहली कंडीशन थी ना बेटा, ये जो पहली कंडीशन थी MRS इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, ये ग्राफिकली ये कहता है दैट द इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू द बजट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन, कि जब आपका इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होगा तभी आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि जब वो बजट लाइन को एक पॉइंट पे टच करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा यही जो पॉइंट है ना हमारा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इस पे मैंने एक पी पॉइंट ड्रॉ करा है, यही पी पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पर मिल रहा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्लस ये पॉइंट आपके बजट के अंदर आता है। इंडिफरेंस कर्व में हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो मैक्सिमम चाहिए ही, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी तो चाहिए ना कि मेरा जो भी बंडल है, जो कॉम्बिनेशन है, वो मेरे बजट के अंदर भी आता हो। मैं यहाँ पर एक और इंडिफरेंस कर्व बना रही हूँ, ये लो IC2। यहाँ पर भी एक मेरा पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट G है। मैं कह रही हूँ क्या G पॉइंट मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, नहीं। आप कहेंगे मैम G पॉइंट तो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, हालांकि वो आपके बजट के अंदर आ रहा है, आप सारा पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, लेकिन वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। क्यों, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा।
है ना। जितना ज्यादा आप इंडिफरेंस कर्व में नीचे रहेंगे, लेफ्टवर्ड रहेंगे, तो दैट मीन्स आपको वहां पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो चलो अगर मैंने एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ एक और बना दिया IC3, अब तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट होगा, मान लो यहाँ एक पॉइंट मैंने H बना दिया। अब हमने पढ़ा है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो दैट मीन्स मुझे तो H पर मिलना चाहिए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। बट क्या H पॉइंट मेरे बजट के अंदर आता है? नहीं, तो मेरे बजट के अंदर नहीं आ रहा। आपकी प्राइसेस ऑफ रेशियोज जो है ये आपकी बजट लाइन का स्लोप है, याद आ रहा है आपको? स्लोप ऑफ बजट लाइन है ये आपका। तो जब आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन आपके स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बराबर आएगा, जब ये दोनों कर्व्स एक पॉइंट पे आकर इक्वल हो जाएंगे, तभी तो आप ये कहोगे कि आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी अच्छा मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, प्लस वो आपके बजट के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि जो हमने ये बोला कि क्यों हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर आना चाहिए, यानी कि हमारा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को क्या करना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो ये थी कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, और वो कॉन्वेक्स सिर्फ कब होगा? जब आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। तो वो हमें देखने को मिल रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से आईसी कर्व कैसा आ रहा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, सो P इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर आपकी वो दोनों कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हमें J.R. हिक्स जी ने यही समझाया कि किसी भी कंज्यूमर को अगर इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देना। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस को स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर करना, यानी कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, प्लस उसी पॉइंट से आपने ये चेक करना है कि आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और वो कब होगा? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो कर्व वगैरह सब समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा हमने यहीं पे वही सब चीजों को लिखा हुआ है। मैंने जिस पॉइंट को P बोला था, उन्होंने उसी पॉइंट को E बोला है कि यही हमारा हाईएस्ट अटेनेबल छोड़ने से। ठीक है, तो बस ये इसकी हमारी कुछ एक्सप्लेनेशन हो गई कि बजट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन पिज्जा और कोल्ड कॉफी के जो रिया अफोर्ड कर सकती थी अपने इनकम के अंदर। IC1 और IC2 दोनों पे अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था। IC2 IC1 के ऊपर लाई कर रहा है तो वो हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मान लो IC1 के ऊपर अगर मैंने IC2 बनाया तो डेफिनेटली वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। बट कंज्यूमर कैन नॉट मूव टू द हायर इंडिफरेंस कर्व, लेकिन कंज्यूमर तो नहीं जा सकता ना हायर इंडिफरेंस कर्व पे। क्यों? क्योंकि वो आपकी बजट लाइन के बियॉन्ड जा रहा है, उसको आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इसीलिए मान लो वो पॉइंट एक E है, तो E पॉइंट ही आपका वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वहां पर जो बजट लाइन है वो आपके इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, यानी कि टेंजेंट है उससे, जिसकी वजह से MRS जो है वो आपका PX अपॉन PY के बराबर आ जाएगा। सो कंज्यूमर क्या मिलेगा? कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और इस पॉइंट से वो बिल्कुल भी चेंज होना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो बस ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट। तो हमने यहाँ पर यूनिट 2 का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट और बहुत इजी। जितना शायद तुम्हें टेक्निकली यहाँ पर बहुत सारी चीजों को समझने में दिक्कत आई होगी, उतना ही प्यारा कॉन्सेप्ट है हमारा अगला पार्ट जो है इसका डिमांड वाला, जो हंसते खेलते बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ लोगे। तो बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।